पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर क्यों और कैसे डालते हैं, और साथ में बहुत शॉर्ट में ये भी बताया था कि इस एकेडमिक प्रेशर की वजह से बच्चों की सेहत कैसे ख़राब हो रही है। अगर आपने अभी तक के उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, लेकिन आपने अगर उस वीडियो को देख लिया है तो आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ये जो एकेडमिक प्रेशर है जो बच्चों के ऊपर डाला जाता है उनके माँ बाप की तरफ से, तो ये किसी भी तरह से नेचुरल नहीं हो सकता, ये अननेचुरल चीज़ है। और जो चीज़ नेचर से हट जाती है तो हमेशा अपने साथ में बहुत सारे नुकसान लेकर आती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ कि जो इस एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में बच्चों की साइकोलॉजी को ख़राब कर रही हैं, और हम ये भी देखेंगे कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे ख़राब होती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बच्चों के ऊपर इस एकेडमिक प्रेशर के होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में सबसे पहली और सबसे भयानक चीज़ जो बच्चों के साथ में होती है वो ये है कि बच्चे हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, जहनी तनाव के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो एकेडमिक प्रेशर है तो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी उम्मीदें कि जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। अब बच्चों को भी मालूम है कि माँ बाप को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जब बच्चों को ये चीज़ मालूम होती है तो फिर वो अपने माँ बाप की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत करने की वो कोशिश करते हैं। और ये जो उम्मीदें पूरा करने का जो फिर मामला होता है पूरा, तो इसके नतीजे में ये होता है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके माँ बाप ने उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी है। अगर वो इन उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर माँ बाप उनसे नाराज़ हो जाएंगे और वहाँ पर फिर डांट डपट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चा क्या कोशिश ये करता है कि वो हमेशा अपने माँ बाप की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे, और इस उम्मीद पर पूरा उतरने के चक्कर में बच्चा हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहना शुरू कर देता है। दूसरा, फिर जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिनों तक के बाकी रहता है तो फिर इसके नतीजे में एक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चों के अंदर पैदा होता है, और वो है एंग्जाइटी। तो ख़ास तौर से जब एग्ज़ाम पीरियड आता है तो उस एग्ज़ाम पीरियड से पहले, जस्ट पहले, बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, एंग्जाइटी के अंदर वो मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अगर उसका रैंक अच्छा नहीं आएगा, अच्छे कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन अगर इस एग्ज़ाम के बाद में नहीं मिलता है तो फिर माँ बाप की उम्मीदें टूट जाएंगी और माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचकर बच्चा बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, एंग्जाइटी के अंदर मुब्तला हो जाता है, और ये जो एंग्जाइटी है तो फिर ये आगे चलकर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है बच्चों के अंदर। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर डेवलप होता है इस एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में, वो है डिप्रेशन। अब देखिए डिप्रेशन कैसे पैदा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब माँ बाप ये जो प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं तो ये क्यों डालते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे। अब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो आप पब्लिक में बैठकर तो नहीं कर सकते, आपको इसके लिए अकेलेपन की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो पढ़ाई है जो अकेलेपन के अंदर की जाती है, तन्हाई के अंदर की जाती है, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। आप अगर घर वालों के साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे तो पढ़ाई आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो इसीलिए फिर अब बच्चे को मालूम है कि उसको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो फिर ये क्या करेगा कि अकेले में बैठना ज़्यादा शुरू कर देगा, और अकेले में बैठकर पढ़ाई करना जब ये शुरू करेगा तो फिर लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा। अकेलापन कभी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है कि आप कुछ देर के लिए अकेले बैठ गए तो आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन कई कई घंटों के लिए, कई कई दिनों के लिए अकेले बैठना ये इंसान के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। उसकी साइकोलॉजी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए से बनाए गए वो दुनिया का सबसे साइलेंट जो रूम है, अगर उसकी वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि उसके अंदर रुकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तो वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास का है। आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एक ऐसा रूम है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस है, वहाँ पर आपको किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। उस रूम के अंदर तो आप रुक सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि इंसान अगर तकरीबन 1 घंटे तक के उस रूम के अंदर रुक जाता है तो फिर वो तरह तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है, पागलों की जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब ये बच्चा जो है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर डाला गया है उसके माँ बाप के ज़रिए से, वो कई कई घंटों तक के तन्हाई के अंदर बैठ रहा है, अपने सब घर वालों से, दोस्तों से दूर होकर बिल्कुल ऐसी जगह पर बैठ रहा है कि जहाँ पर किसी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी जगह पर बैठकर जब ये पढ़ाई करना शुरू करता है तो फिर धीरे धीरे करके वो लोनलीनेस का शिकार होता है, और ये लोनलीनेस जो है, ये अकेलापन जो है, तो उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। डिप्रेशन के लिए एक और चीज़ वजह बनती है, वो ये है कि
आप जानते हैं कि माँ बाप जो है तो अपने बच्चों का स्कोर अच्छा देखना चाहते हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का रैंक अच्छा आए, लेकिन जब बच्चा ये देखता है कि उसका रैंक वैसा नहीं आया जैसे उसके माँ बाप ने सोचा था, जब वो ये बात महसूस करता है कि वो अपने माँ बाप की उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो फिर माँ बाप उसको डांट डपट करते हैं। और जब वो डांट डपट करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा खुद को कोसने लगता है, खुद को नालायक समझने लगता है, खुद को नाकारा समझने लगता है। खुद बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि वो किसी भी काम का नहीं है। बाकी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़। तो बच्चा खुद के बारे में यही सोचने लग जाता है और इसका नतीजा फिर ये निकलता है कि बच्चा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस बच्चे की कहानी बताई थी सैंपल के तौर पर, उस बच्चे का आपको शेड्यूल अभी तक के याद होगा कि वो सुबह में 7 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक के कंटिन्यू लगा हुआ है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट करने तक का उसके पास में मौका नहीं है। तो ये जो दिन भर बिल्कुल लगा हुआ है वो बच्चा, तकरीबन दिन भर के वो 14-15 घंटे तक के वो एक जैसा बिल्कुल लगा हुआ है कामों में। ये जो दिन भर एक जैसे कामों के अंदर लगा हुआ रहता है बच्चा, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के अंदर फटीग पैदा होती है, जिसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो है बर्नआउट की। ये बर्नआउट एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो दिमाग है वो तो पूरी तरह से थक ही रहा है, लेकिन साथ में आपका बदन भी थक रहा है। और सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान दिन में से 13, 14, 15 घंटे तक के अगर कंटिन्यू काम करेगा तो उसको थकावट तो महसूस होना ही होना है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे का पूरा बदन निढाल हो जाता है और फिर उसका किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगता। जब किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप अपने बारे में इमेजिन करके देखिए कि आप दिन भर के थके हुए हैं, आपने दिन भर पूरा काम कर लिया और अब सबसे आखिर में रात में आपके सामने लाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई चीज़ रख दी जाए, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि क्या आप वो काम करेंगे? क्या वो जो दिलचस्पी वाली चीज़ है, वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपके लिए फेवरेट भी है, लेकिन आप दिन भर के 13-14 घंटे काम किए हुए थक कर घर पे आए, तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? तो ये जो चीज़ है कि बच्चे के सामने जब उसके इंटरेस्ट की भी कोई चीज़ लाकर रख दी जाती है तो फिर वो उसको करने से इनकार कर देता है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर इंटरेस्ट के साथ में किया जाए, शौक के साथ में किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर उसको बोझ की तरह फिर आप करेंगे तो कभी भी इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो माँ बाप एक तरफ तो बच्चे के ऊपर इतना सारा बोझ डालते हैं, दूसरा फिर जब वो थक जाता है तो फिर उससे और ये उम्मीद रखते हैं कि इतना थकने के बावजूद भी उसने बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, उसने पढ़ाई करते रहनी चाहिए। लेकिन यही माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ये बच्चा जो है ये दिन भर का थका हुआ है, उसकी अभी जान ही कितनी है उसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत है, जो उसको थोड़ा बहुत खेलने कूदने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, वो तक के आपने उसको नहीं दिया। और आप उससे अब ये उम्मीद रख रहे हैं कि इतना सब थकने के बाद में भी उसने पढ़ाई करनी चाहिए, तो बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकेगा। और फिर ये जो बर्नआउट है जो बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है, ये जो थकावट है कि बच्चे को पूरी तरह से ये थकाकर चूर कर दे रही है, इसके नतीजे में एक और चीज़ निकल कर आती है और वो ये है कि बच्चे के जो इमोशंस है, उसके जो जज्बात है, तो वो पूरी तरह से तबाह होकर रह जाते हैं। अब बच्चे का दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता कि उसको कौन से वक्त में किस इमोशन से काम लेना चाहिए, क्योंकि थका हुआ है बहुत ज़्यादा। उसका बदन तो थका हुआ है ही है, लेकिन उसका जो दिमाग है तो वो भी पूरी तरह से थक गया है। इसके नतीजे में ये होता है कि बच्चे के जो इमोशंस है तो वो पूरी तरह से ख़राब होकर रह जाते हैं। बच्चा ठीक से अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। तो ये एक ऐसी चीज़ है बर्नआउट कि जो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, जिसके बारे में माँ बाप को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि परफेक्शनिज्म जो है तो वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैसे कि हम जब किसी भी काम के अंदर ये सोचते हैं कि मैं इस काम को बहुत परफेक्शन के साथ में करूँगा, तो उस काम को आप करने से फिर चूक जाएंगे। अब क्या होगा कि जब हम किसी काम को करने के लिए चल पड़ते हैं, तो अगर हम ये सोचेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में करना है, तो फिर आप 50 बार उस काम को करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चीज़ नहीं होगी कि मुझे ये काम परफेक्शन के साथ में करना ही नहीं है, बस मुझे ये काम करना है, किसी भी तरह से इसको फिनिश करना है, तो आप उस काम को कर डालेंगे। बच्चों के साथ में भी यही मामला होता है। अगर माँ बाप उनसे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि बच्चा परफेक्ट बने, उसके अंदर परफेक्शनिज्म आ जाए, तो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कैसे होगा परेशान? अब बच्चे को मालूम है कि उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट हो, बच्चे का जो रिज़ल्ट हो, तो वो परफेक्ट हो, उसके अंदर ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट उसका परफेक्ट होना चाहिए, स्कूल के अंदर उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर वो परफेक्ट होना चाहिए, उसकी हैंडराइटिंग परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ उसकी परफेक्ट होना चाहिए।
ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में फिर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ के अंदर। और अगर वो चाहेगा भी कि वो परफेक्ट हो जाए तो फिर असल जो चीज़ है तो वो साइड में रह जाएगी। वो एक ही चीज़ के अंदर परफेक्ट होने के चक्कर में दूसरी जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी तो उनको साइड में रख देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक हैंड राइटिंग है, तो वो ये कोशिश कर सकता है कि फिर इस ठीक ठाक हैंड राइटिंग के साथ में वो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। लेकिन अगर माँ बाप उसके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए इसकी हैंड राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो फिर अब वो अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के चक्कर में लग जाएगा। हैंड राइटिंग को सुधारने के चक्कर में उसके दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स है तो वो सबके सब फिर मार खाएंगे। तो अब ये जो परफेक्शनिज्म का जो चक्कर है तो ये बच्चे को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देता है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है परफेक्शनिज्म का, कि बच्चा अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता। वो ऐसे करेगा कि अब उसको एग्ज़ाम में जितने मार्क्स लाने हैं, उतने मार्क्स लाने के लिए जितनी पढ़ाई उसने करनी चाहिए थी वो कर लेगा, लेकिन उसको मालूम है कि उसको परफेक्ट रिजल्ट लाना है। उस परफेक्ट रिजल्ट को लाने के चक्कर में फिर बच्चा हद से ज़्यादा पढ़ाई करेगा, जितनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देगा। और फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि अब उसने एक काम किया, फॉर एग्जाम्पल एक होमवर्क उसको दिया गया था, वो होमवर्क उसने कर लिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसके माँ बाप को उससे ये उम्मीद है कि वो परफेक्ट बनना चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा कि अपने होमवर्क को या फिर दूसरे जितने भी काम उसको दिए जाएंगे उन सारे के सारे कामों को वो 50-50 बार चेक करेगा कि ये परफेक्ट है कि नहीं है। अगर उसको कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि ये परफेक्ट नहीं है तो फिर उसको दोबारा करने की कोशिश करेगा। और इस तरह से वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक जगह पर अटका हुआ रह जाएगा, एक जगह पर अटक कर रह जाएगा और फिर परफेक्ट बनने के चक्कर में दूसरे सारे के सारे बच्चों से वो पीछे रह जाएगा। तो परफेक्शनिज्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उसी तरह से ये हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है। एक और चीज़ है जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ में अक्सर करते हैं, और वो ये है कि बच्चा जब किसी काम के अंदर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जैसे अगर उसके मार्क्स थोड़े से कम आ जाए, दूसरे बच्चों से कम आ जाए, उसका रैंक अगर दूसरे बच्चों से कम आ जाए, तो फिर वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हमेशा उसके सामने या तो वो दूसरे बच्चों की तारीफ़ करेंगे या फिर दूसरे बच्चों से उसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि वो दूसरा बच्चा तो इतना अच्छा है, उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, उसका स्कोर इतना अच्छा है, उसके स्पोर्ट्स इतने अच्छे हैं, हर चीज़ उस बच्चे की परफेक्ट है, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो बच्चे को ये बार बार जो क्रिटिसाइज़ करना है या फिर कंपेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ में, तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर खुद की उसकी जो इमेज है तो वो निगेटिव डेवलप होना शुरू हो जाती है। बच्चा अपने आप को ये समझने लग जाता है कि अब वो किसी भी काम का नहीं है। वो हमेशा अपने बारे में यही सोचते रह जाता है कि फिर दूसरे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और वो ख़राब है, दूसरी दुनिया तमाम जितनी भी दुनिया है तो वो सबके सब पॉजिटिव है, ये अकेला जो है तो ये निगेटिव है। तो निगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाती है बच्चे के अंदर खुद की। फिर इस बार बार के क्रिटिसिज्म का और कंपैरिजन का एक और नतीजा निकलता है, वो ये है कि बच्चा अपनी खुद की वैल्यू को जान नहीं पाता। उसको अगर आप ये पूछ कर देख लेंगे कि उसकी अपनी वैल्यू क्या है तो उसको खुद को मालूम नहीं होगा। वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा खुद की वैल्यू को मालूम करने के लिए। दूसरे अगर उसको बोलेंगे कि हाँ वो अच्छा है तो वो खुद को मानेगा कि वो अच्छा है। दूसरे अगर उसको ये बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है तो फिर वो खुद के बारे में ये मान लेगा कि वो अच्छा नहीं है। दूसरे अगर उसको बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट है तो वो खुद को कहेगा कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। दूसरे अगर उसको ये कहेंगे कि वो स्टूपिड है तो वो खुद के बारे में मान लेगा कि वो स्टूपिड है, क्योंकि हमेशा से उसके माँ बाप ने उसको यही बताया है, हमेशा से उसके माँ बाप ने उसको क्रिटिसाइज ही किया है। और इसीलिए फिर वो खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो खुद के इमेज को, खुद की वैल्यू को मालूम करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरे जो बोलेंगे खुद के बारे में वही समझने लग जाएगा। अब देखिए, ये जो एकेडमिक प्रेशर का जो पूरा झमेला है, ये जो पूरा चक्कर है, तो ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत हाई लेवल तक के पहुँचे, उनकी सैलरी अच्छी हो, उनको एक अच्छी जॉब मिले, उनका रैंक अच्छा हो, उनका स्कोर अच्छा हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों के ऊपर वो एकेडमिक प्रेशर डालते हैं। बच्चों को भी यही चीज़ समझ में आती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो फिर उनका रैंक अच्छा आएगा और उनको अच्छी जॉब मिलेगी जहाँ से वो अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये जो कामयाबी का चक्कर है पूरा, इसका जो पूरा प्रोसेस है ये, तो यहाँ पर एक बड़ी भयानक चीज़ हो जाती है। वो ये है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है और जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और वो ऐसे होती है क्योंकि बच्चा किसी भी नई चीज़ को ट्राई नहीं कर पाता। कैसे? अब जैसे बच्चे को ये बात मालूम है कि उसको कामयाब होना है किसी भी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए उसको कामयाब होना है। और ये कामयाब होने के लिए फिर उसको एक तरीका नज़र आता है,
शॉर्टकट का। और वो शॉर्टकट ये है कि दूसरे जैसे लोग जो मेरे से आगे गए हैं वो जैसे कामयाब हुए, मैं भी वैसा ही कामयाब हो जाऊं। दूसरों ने जो तरीका इख्तियार किया था, जिस रास्ते पर वो चले थे, मैं भी उसी रास्ते के ऊपर चलकर कामयाब हो जाऊंगा। तो एक जो थिंकिंग होती है जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, कि कन्वेंशनल जो रास्ता है तो उससे हटके दूसरे रास्ते के ऊपर जाना, ये बच्चों के अंदर से खत्म होकर रह जाती है। उनको नई चीज़ों को ट्राई करने के अंदर बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। उनको ये बात मालूम है कि अगर वो नई चीज़ को ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो नाकाम हो जाए, और ये नाकामी का जो डर है तो ये बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। वो नई चीज़ को नहीं कर पाते। और इसी चीज़ का एक और नतीजा ये निकलता है कि बच्चा फिर हमेशा रट्टा मारने की आदत में पड़ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो किसी भी चीज़ को सोच समझ कर पड़ेगा तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। उससे बेहतर यह है कि हम फिर रट्टा मारना शुरू कर दें हर चीज़ को। हम जब रट्टा मारेंगे किसी भी चीज़ को तो फिर रट्टा मारने से तो कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमसे पहले जो लोग पास हुए हैं वो भी रट्टा मारते थे। उन्होंने भी रट्टा मार कर कामयाबी हासिल की, एक अच्छी सैलरी उनको मिलती है, एक अच्छी जॉब उनको मिल गई। तो ये रट्टा मारने का जो सिलसिला शुरू होता है, तो यहाँ से फिर बच्चे के अंदर से जो क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको ये देखना ही नहीं है कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो उसके ऊपर गौर भी नहीं करेगा कि किताब में जो चीज़, जिस चीज़ को वो रट्टा मार रहा है तो वो चीज़ सही भी है या नहीं है। उसको सिर्फ ये देखना है कि बस मुझे रट कर इस चीज़ को याद कर लेना है। जब वो चीज़ याद हो जाएगी तो उसको खुद से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, और जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर जाकर एग्जाम में वैसे ही लिख कर आ जाएगा। तो बच्चे की क्रिएटिविटी और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से ख़त्म होकर रह जाती है इस एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में। अब जिन बच्चों पर यह एकेडमिक प्रेशर डाला जाता है माँ बाप की तरफ से, तो उनके साथ में एक और चीज़ होती है, और आपने भी अपने आसपास के इन बच्चों के ऊपर अगर गौर किया होगा तो आपने भी उनके अंदर ये सब चीज़ें महसूस की होंगी। वो ये है कि बच्चों का जो बिहेवियर है तो वो बड़ा ख़राब हो जाता है। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे माँ बाप जो है तो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं बस पढ़ाई करता जाऊँ। अगर मैं 7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो प्रेशर डालते हैं कि 8 घंटे पढ़ाई करूँ, 8 घंटे कर रहा हूँ तो प्रेशर डाल रहे हैं कि 9 घंटे पढ़ाई करूँ। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा फिर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग उसका मूड हो जाता है, हमेशा चिड़चिड़ करेगा, कभी भी उसको गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी सी किसी ने कोई बात कह दी तो गुस्से के अंदर आ जाएगा। तो ये जो चिड़चिड़ापन है, तो फिर आप चिड़चिड़े लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। आपके आसपास भी अगर कोई चिड़चिड़ा इंसान होगा तो आप कभी भी उससे अच्छे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप ये चाहेंगे कि ये शख्स आपसे दूर रहे। तो ये बच्चा जो है तो ये पूरी की पूरी सोसाइटी से फिर कट कर रह जाता है, और वही चीज़ होती है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखी थी कि ये फिर लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा, अकेलेपन का शिकार होगा, और वहाँ से फिर ये डिप्रेशन के अंदर जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी इस एकेडमिक प्रेशर के चलते, वो ये है कि आपने स्प्रिंग देखा है। स्प्रिंग की खासियत आपको मालूम है कि स्प्रिंग को आप जितनी ज़ोर से दबाएंगे और जैसे ही उसको आप छोड़ेंगे तो वो जितनी ज़ोर से दबाया जाएगा तो उतनी ही स्पीड से फिर वो उछलेगा। बच्चों के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। अब एकेडमिक प्रेशर है बच्चों के ऊपर डाला हुआ, ये एकेडमिक प्रेशर बच्चों को जब तक के दबा कर रख सकता है तो वो रखेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे फिर स्प्रिंग की तरह उछल पड़ेंगे, और ये जब बच्चों स्प्रिंग की तरह जब उछलेंगे तो फिर ये अपनी सोसाइटी से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे फिर ये बगावत के ऊपर उतर जाएंगे। ये फिर किसी की भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों ने एकेडमिक प्रेशर को बहुत सह लिया। लेकिन जब एक लेवल पर पहुंचने के बाद में उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो फिर वो वहाँ पर किसी की भी नहीं सुनेंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए बागी बनकर रह जाएंगे। फिर ना वो अपने माँ बाप की कोई बात मानेंगे, ना वो रिश्तेदारों की कोई बात मानेंगे, ना वो टीचर्स की कोई बात मानेंगे, और वो फिर अपने माशरे के, अपने सोसाइटी के फिर वो बागी बनकर रह जाएंगे, बगावत के ऊपर उतर जाएंगे। तो ये बड़ी भयानक चीज़ है। अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बगावत ना करें, अगर वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बागी ना बने, अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके फर्माबरदार रहे, ओबीडियंट रहे, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर वो इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर ना डाले। तो ये तो हुए एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स साइकोलॉजिकल। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों के ऊपर ये जो एकेडमिक प्रेशर डाला जाता है तो उसके क्या क्या फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बच्चे का जिस्म कैसे इससे ख़राब हो रहा है, बच्चे की सेहत इससे कैसे ख़राब होती है, उनकी पूरी जो तबीयत बार बार जो ख़राब होती है तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, और उसका जो आगे चलकर जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो वो क्या होते हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, सबके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मामले में अवेयरनेस इस सोसाइटी के अंदर पैदा हो। और ये जो हमारा जो मिशन हमने शुरू किया है, मिशन चाइल्डहुड हमने इसका नाम रखा है, तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के अंदर आप हमारा साथ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।